नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिक समाधान सीरीज़ के 17वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर एक ऐसे भाई का काउंसलिंग का केस आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो भाई अपने जीवन के अंदर असफलता और अपने रिश्तों के अंदर अस्थिरता की जो बीमारी है, इससे बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। दोस्तों, ये भाई अपने जीवन में इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आज 40 वर्ष की आयु के होकर के भी इनको अपने लिए छोटी सी नौकरी ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। छोटा मोटा काम भी ये अपने लिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वह इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मानसिक तौर पे ये भाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। और इस डिस्टर्बेंस का कारण है इनकी अपनी धर्मपत्नी और इनका छोटा सा बच्चा। ये बताते हैं कि इनके जीवन में अस्थिरता की प्रॉब्लम होने की वजह से या ना जाने किस प्रकार की अजीब सी समस्या होने की वजह से एक बहुत लंबे समय तक इनका विवाह नहीं हुआ। जब ये भाई लगभग 36 या 37 वर्ष की आयु के थे, तब जाकर के इनका विवाह जैसे तैसे हुआ। लेकिन विवाह के 1 वर्ष बाद जब इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, तो पुत्र को प्राप्त करने के 1 महीने बाद ही जो इनकी अपनी धर्मपत्नी है, वह पुत्र को लेकर के मायके चली गई थी। और जब से वो पुत्र को लेकर के मायके गई हैं, उसके बाद से वे मायके से वापस ही नहीं आई। पिछले 2 वर्षों से अपने पत्नी के ये हाथ पैर जोड़ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि मुझे कम से कम बता तो दो कि हुआ क्या। ये भाई कहते हैं कि ना कभी हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ना कभी किसी बार की प्रकार की कोई मारपीट हुई, न कभी हमने अपनी पत्नी को किसी चीज़ को लेकर के प्रेशराइज़ किया जैसे वो रहते थे। और ये कहते हैं इनके पत्नी बहुत अच्छे हैं, अपनी जो भी उनकी सारी जिम्मेवारियां वो अच्छे से घर के अंदर निभाते थे और हमारा रिश्ता दोनों का बहुत अच्छा था। लेकिन न जाने क्या हुआ, मेरी पत्नी अपने विवाह के बाद ये पहली बार था, मतलब एक तो शादी होती है और शुरू शुरू में फेरा लगता है पति के साथ, उसके बाद ये कहती हैं कि पहली बार था कि मेरी पत्नी अपने मायके गई थी और फिर जब से मायके गई तब से वापस नहीं आई। मैं एक युद्ध लड़ रहा हूँ अपने इन लॉज के साथ, अपने सास के साथ और उनके परिवार वालों के साथ, लेकिन वे मेरी घरवाली को मेरे घर नहीं भेजते हैं। मैं मिलने जाता हूँ तो घर में अंदर से ताला लगा देते हैं और मेरी वाइफ भी पता नहीं कहाँ जा कर के छुप जाती है, मुझसे नहीं मिलते हैं। तो कहते हैं कि ये जो परेशानी है भाई जी, ये अकेले मेरे की परेशानी नहीं है। इन्होंने ये बताया, इनके परिवार में, इनके अपने परिवार में इनकी माता हैं, इनके पिता हैं, इनका एक बड़ा भाई है और ये हैं। ये कहते हैं कि जिस प्रकार से मेरा विवाह बहुत लेट हुआ, उसी प्रकार से मेरे भाई का भी विवाह बहुत लेट हुआ था। ये कहते हैं कि इनके भाई का जो प्रॉब्लम है वो तो इनके प्रॉब्लम से भी बहुत बड़ा है। और इनके भाई का ये बताते हैं कि जिस कन्या से इनके बड़े भाई का विवाह हुआ था, उनके साथ उनका विवाह केवल 10 दिन ही चला, केवल 10 दिन ही चला। ये बताते हैं कि 10 दिन के अंदर कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि उनके बड़े भाई ने और उनकी भाभी ने विवाह को, जो शादी है, उसको कॉन्ज्यूमेट भी नहीं किया था। और कुछ ऐसा हुआ, ये बताते हैं कि वो 10 दिन के बाद बस आनन फानन में अपने घर चली गई और वहाँ से जा कर के उसने डिवोर्स फाइल कर दिया। कुछ झगड़ा वगैरह ऐसा कुछ उन्होंने करना शुरू कर दिया। ये कहते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से बात सामने आई थी कि जिस कन्या से इनके बड़े भाई का विवाह हुआ था, उनके परिवार वालों को कुछ ऐसा अंदर से भनक थी कि हम लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं। उन्होंने केवल और केवल जो पैसे हैं उनको हमसे हथियाने के लिए विवाह किया था। उन्होंने कुछ ऐसा दिमाग लगाया था कि हम शादी करा देंगे और शादी कराने के बाद जो लड़के वाले होते हैं, अगर लड़की तलाक ले ले तो आधी जो जायदाद है वो उनको चली जाती है। और कोर्ट के अंदर जब उन लोगों ने तलाक का केस फाइल किया, तो तलाक के केस के अंदर हमारी जितनी चल अचल संपत्ति है, कितना बैंक में बैलेंस है, कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, हर चीज़ की जानकारी उन लोगों के पास थी। और वो रिकॉर्ड के साथ उन्होंने केस के अंदर प्रस्तुत किया था कि ये सब इन लोगों के परिवार की ज़मीन जायदाद है और इसके अंदर से हमारी जो पुत्री है उसको हिस्सा मिले, क्योंकि इन लोगों ने दहेज मांगा और हमारी पुत्री को प्रताड़ित किया। जबकि ये बताते हैं कि भाई जी, सत्य तो ये है कि हम दोनों भाइयों के केस में हमारे विवाह नहीं हो रहे थे। क्योंकि हमारे विवाह नहीं हो रहे थे, इसके चलते हमारे परिवार वालों ने बहुत बड़े घर का रिश्ता हमारे को मिल जाए या जितने अमीर घर के हम लोग हैं वैसा हमारे को रिश्ता मिल जाए, ऐसा नहीं सोचा था। तो उन्होंने सोचा था कि थोड़ा कोई, अगर हमसे अगर कोई गरीब फैमिली होगी, उस परिवार से कोई कन्या अगर हमारे परिवार में आएगी, तो वो कन्या का भी जीवन जो है वो सुधर जाएगा कि भाई थोड़ी ज़्यादा सुख सुविधाएं उस बच्ची को मिल जाएंगी। और हमारा भी भाई, जैसे
भाई बिल्कुल सेम लेवल के अगर लोग होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, एज देखते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी ये लोग इग्नोर कर देंगे और हमारा जो है घर बस जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे बड़े भाई के केस में भी यही हुआ और मेरे केस के अंदर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। ये एक और चीज़ बहुत विशेष बताते हैं। ये कहते हैं कि जो इनके बड़े भाई हैं, उनका जिस कन्या से विवाह हुआ था उसका कुछ ऐसा है कि शायद वो कन्या है ही नहीं। दोस्तों बहुत ही एक अजीब सी बात हम इस केस के अंदर सुन रहे थे, लेकिन कहते हैं भाई ये जेन्युइन, वो शायद कन्या है ही नहीं। कुछ जैसे वो होता है कि भाई उनका वो ना तो मेल है ना फीमेल है, थोड़ा ऐसा कुछ उनका जेंडर वाला केस है। अभी हम लोगों को तो डाउट है, हमें सामने से तो नहीं पता, लेकिन एक कोई चीज़ होती है, जैसे कुछ और बातें भी सामने आती हैं, तो कहते हैं ऐसे कुछ बातें सामने आई जिससे हमें लगता है कि ऐसा है। और वो कहते हैं कि वो जो जिससे विवाह हुआ था बड़े भाई का, कहते हैं कि उसने, कन्या ने हमारे घर के अंदर, हम कहते हैं जिस जिस चीज़ को उसने छुआ था ना, छुआ भी जा था, हमारी जिस एसेट को उसने छुआ था वो हर चीज़ जैसे बर्बाद हो गई। ना हमारे काम आई ना हम उसके काम आई। कुछ ऐसा हुआ कि जिस चीज़ को हाथ लगाएगी वो चीज़ खराब हो जाएगी, जिस चीज़ को वो हाथ लगाएगी उस चीज़ को खराब हो जाएगी, जैसे कि वो हमारे पूरे खानदान को बर्बाद ही करने आई थी। और अभी वर्षों से जो इनके बड़े भाई हैं उनकी उस पत्नी ने केस भी डाला हुआ है कोर्ट के अंदर, जिसको ये लोग लड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो मैरिज है वो कॉन्ज्यूमेट भी नहीं हुई थी और इन लोगों के पास कुछ अच्छे ग्राउंड्स भी हैं, तो उसके चलते ये कह रहे हैं कि जो उन लोगों ने सोचा था कि आधी ज़मीन जायदाद उनको मिल जाएगी, जिस लालच से उन्होंने विवाह किया था, उन लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि उनको वो नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ साबित हो रही है कि इंटेंशनली उन्होंने ऐसा कुछ करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए विवाह किया था। तो आज ये बताते हैं कि परिस्थिति ये है कि इनकी वो जो सो कॉल्ड भाभी हैं, उनके परिवार वाले उनको कह रहे हैं कि जो लोग ये देते हैं वो लेकर के तुम सेटलमेंट कर लो। लेकिन उस कन्या को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो कहती है कि मैं केस लड़के की इनकी आधी जायदाद ही लूंगी। कोर्ट रूम के अंदर जज से बहस कर लेती हैं, कोर्ट रूम के अंदर सारे वकीलों को गालियां देती हैं, अपने वकीलों को गालियां देती हैं, बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करती हैं। तो ये चीज़ भी इस्टेब्लिश होती जा रही है कि वो लड़की शायद मेंटली अनस्टेबल है। अब देखिए दोस्तों, कई कोई बच्ची अगर हो जो कि मेंटली अनस्टेबल हो गई हो, चाहे कुछ भी हो, ये बहुत ही एक दुख की बात है। लेकिन यहाँ पे इस केस के अंदर पर्सपेक्टिव ये है कि एक ऐसी कन्या जो कि एक ऐसे इंटेंशन के साथ इनके परिवार के अंदर आई जो कि इनको बर्बाद करने में तुली हुई है। पहले ऐसा इनके भाई के साथ हुआ, अभी वैसा ही कुछ इनके साथ भी हो रहा है। इनके अपने केस के अंदर ये भाई बताते हैं कि जिस कन्या से इनका विवाह हुआ, उन्होंने विवाह होने के बाद इनको बताया था कि किस प्रकार से उनके पिता की मृत्यु बहुत जब वो छोटी आयु की थी तभी हो गई थी। वे केवल दो बहनें हैं अपने माता जी की, और उनकी एक एक्सटेंडेड फैमिली है, जैसे चाचे, ताऊ, मामा वगैरह, वो सब लोग हैं। ये कहती हैं कि उनकी फैमिली में कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि उनके जो ताया जी हैं, इनकी पत्नी के ताया जी, वो पूरे घर का खर्चा वर्चा चलाते हैं। और कुछ ऐसा है कि बहुत ही छोटी उम्र से जो इनकी धर्म पत्नी है, उन्होंने बहुत सारी जॉब्स करनी स्टार्ट कर दी थी और उनकी जो नौकरी से वो पैसा कमा करके लाती थी, उस पैसे से ही इनका घर चलता था। कुछ ऐसा था कि बुला करके अपनी माँ को दे देती थी और उनकी माँ जो है फिर अपने जेठ जी को दे देती थी, जिससे कि पूरा जो घर है वो चलता था। तो उनकी जो माता जी हैं, उन्होंने उनसे 10-12 साल, 10 के 15 साल जो है काम कराया और काम करके जो है उनके पैसों से अपना घर चलाया। अब जब इनका विवाह हो गया तो इनकी पत्नी ने इनको कहा था कि ये जी मेरी बात सुनिए, कुछ भी हो जाए मैं ना दोबारा नौकरी नहीं करना चाहती। मैंने ना बहुत नौकरी करी है, बहुत तनख्वाह ला ला करके दी है, मुझसे कभी नौकरी करने के लिए मत कहना। तो ये कहते हैं कि मैंने अपनी धर्मपत्नी को वादा किया था कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम मेरे साथ हो, सब कुछ मैं कर लूँगा, तुम्हें कभी नौकरी करने के लिए नहीं कहूँगा। अब दोस्तों वापस आते हैं उस चीज़ पे, शुरू में हमने आपको कहा था कि ये खुद के लिए छोटी नौकरी भी नहीं ढूंढ पाते हैं। तो यहाँ पर ये भाई ऐसा क्लेम कैसे कर रहे थे कि मैं तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दरअसल इनके पास जो इनकी पुश्तैनी जायदाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर भले ही नौकरी ना भी कर पा रहे हों, लेकिन फिर भी इनके घर के अंदर इतनी इनके पास व्यवस्था है कि अच्छा खाना पीना, अच्छा जीवन, अच्छे धन संपदा, बहुत कुछ है इन लोगों के पास, जिसकी वजह से अपनी पत्नी को ये इस प्रकार का आश्वासन दे पाए थे कि तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। अब कुछ एक चीज़ें जो इनको नहीं पता थी वह शायद ये थी कि वो जो कन्या है, उनकी माँ शायद ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ उन्होंने भेजा था कि अपनी शादी के बाद भी इनकी जो पत्नी है वो नौकरी करेंगी और नौकरी करके जो सहयोग की राशि है अपने मायके के अंदर भेजती रहेंगी, क्योंकि ससुराल वालों को तो ज़रूरत है ही नहीं।
अभी इन्होंने ना तो अपनी पत्नी को नौकरी करने के लिए कहा, ना ही नौकरी को छोड़ने के लिए कहा। अब पत्नी खुद ही फेडअप थी तो वो नौकरी छोड़ चुकी थी। अब दोस्तों ये भाई ऐसा बताते हैं कि इनकी जो पत्नी है, उनकी बड़ी बहन और उनके पति की कुछ आदत ऐसी है कि जैसे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, और वो जो अठन्नी कमा करके रुपये का खर्चा अपने जीवन में इतने लंबे समय से करते आ रहे थे, वह इनकी पत्नी की कमाई से करते आ रहे थे। तो इनको ऐसा शक है कि जब इनकी पत्नी 1 साल के बाद अपने बच्चे के साथ अपने मायके गई, तो उसके बाद वहाँ पर उनको मैनिपुलेट किया गया, उनको परेशान किया गया, और कुछ तो उनके साथ ऐसा हुआ है जिसके चलते उन्होंने वापस ना आना निश्चय किया। और इनकी पत्नी का ये बताते हैं कि इनकी पत्नी आज के समय में नौकरी कर रही हैं। अच्छा, ये इनके सामने कुछ रिश्तेदारों के और इनके ससुराल वालों के पड़ोसियों के माध्यम से कुछ ऐसे किस्से इनके सामने आए थे कि जब इनकी पत्नी गई थी और वापस आ रही थी बच्चे के साथ, तो इनकी सासू माँ ने दीवार में अपना सर फोड़ लिया था। खूनम खून हो गई थी इनकी सासू माँ। अपना दीवार में सर फोड़ करके इनकी सासू माँ ने कहा था कि यहाँ से तू जाएगी तो मेरी लाश के ऊपर से तूने जाना है तो चली जा, अगर तू चाहती है कि तेरी माँ जिंदा रहे तो तू इसी घर के अंदर रहेगी, तो अपने पत्नी के घर नहीं जाएगी। और ये कहते हैं कि पता नहीं ऐसे ही कुछ इमोशनल ट्रैप के अंदर डाल करके, और फिर कुछ इनको ऐसा भी लगता है कि इनकी जो सासू माँ है वो किसी प्रकार का उन्होंने ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी प्रकार से इनकी पत्नी की बुद्धि बांध दी है, उन्होंने इनकी पत्नी को वहीं रख लिया। दोस्तों, इनकी पत्नी की जो बुद्धि बंद गई है उसके बारे में ये बताते हैं कि इनको ऐसा इसलिए रखता है क्योंकि इनकी पत्नी ने भी डिवोर्स का केस फाइल कर दिया है। डिवोर्स का केस फाइल कर दिया है तो इनकी पत्नी आती हैं कोर्ट के अंदर, और इनकी पत्नी जिस प्रकार से सवाल जवाब करती है और जिस प्रकार से रिएक्ट वहाँ पर करती हैं, तो कहती है बहुत ही अजीब प्रकार से बातें करती हैं वो। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति इस प्रकार से बात नहीं करता, जैसे किसी चीज़ के प्रभाव के अंदर हो, ऐसे अजीब तरह से आंखें करके और ऐसे करके बातें करती हैं, कभी भी एकदम से जवाब दे देंगी, इस प्रकार की हरकतें करती हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि इनकी पत्नी कोर्ट रूम के अंदर जो भी वो बोलती हैं, इनसे नज़रें नहीं मिलाती, इनसे नज़रें कभी नहीं मिलाती। इनकी तरफ भी देखना होगा तो नीचे देखेंगी, ऊपर देखेंगी, इनकी आंखों में कभी नहीं देखती हैं। तो यहाँ पे तो हमने कहा भाई को कि देखो ऐसा भी होता है कि हो सकता है वो झूठ अपने माता के बोलने पर कह रही हैं और वो आपकी आंखों में आपको फेस नहीं कर सकती वो। तो इनकी पत्नी हर प्रकार के झूठ आज कोर्ट के अंदर बोल रही हैं कि मेरे को मारा गया, मेरे को पीटा गया, मुझसे दहेज मांगा गया। और ये लोग कहते हैं कि यार इनकी वो था ही नहीं कैपेबिलिटी दहेज दे पाने की, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था इस चीज़ का हमारे को। तो बल्कि ये था कि भाई अगर कुछ सपोर्ट वहाँ चाहिए होता है तो हम तो उसके लिए भी राजी थे, लेकिन कह रहे वो बात ही नहीं थी। तो इस तरह की चीज़ें डाल करके तो आज ये कहते हैं कि मेरा रिश्ता ऐसा है कि मैं अपनी पत्नी को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ नहीं रह पा रहा हूँ। कह रहे 1 महीने का मेरा बेटा था, मैंने आज तक नहीं देखा मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। ये कहते हैं कि मेरी चिंता मेरे को ज़्यादा इस चीज़ की है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि जो मेरा बेटा है ना, मेरे बेटे को वहाँ पे ना कोई भी संभाल नहीं रहा है, मेरा बेटा रुल रहा होगा। तो और ऐसा भी कुछ बात सामने आई थी कि इनकी सासू माँ ने किसी रिश्तेदार को कहा था कि इसके बेटे को मैं इसी का दुश्मन बना करके बड़ा करूँगी, मैं बताऊँगी इसको, अगर ये हमारे को अपनी जायदाद में से हिस्सा नहीं देंगे ना, एलिमनी नहीं देंगे मेरी बेटी को, और ये ऐसा लटकाएगा, मैं इसके बेटे को ऐसा दुश्मन बनाऊँगी, इसका बेटा इसका बड़ा होकर के कत्ल करेगा, देखना तुम। तो इस प्रकार की बातें। तो भाई का कहने का बात यह है, काउंसलिंग कराने का पॉइंट ये है कि भाई ना लेना ना देना, भाई हमने विवाह की, क्या हो रहा है ये, हमें ऐसे इन लॉज क्यों मिल रहे हैं जो हमारी जान के और हमारी जायदाद के पीछे पड़े हुए हैं और ऐसे दुश्मन बने हुए हैं। हमने तो ऐसा कभी किसी का कोई बुरा किया ही नहीं। तो इस चीज़ का जो उत्तर है ये भाई जानना चाहते थे। दोस्तों, ये पूरा केस जब भाई ने हमारे सामने प्रस्तुत किया तो पहले तो हमने भाई की जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है उसको निकाला, और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकालने में शुरू में ही कुछ चीज़ें ऐसी हमारे सामने आ गई जिससे कि जो पैटर्न है हम उसको मैप कर पाए, जिससे हम इस चीज़ को समझ पाए कि इस तरह की आपदा, इस तरह की जो परेशानी इनके सर पे आ गई है, इनके परिवार के ऊपर ये जो विपदा आकर के खड़ी हो गई है, इसका क्या कारण हो सकता है और किस प्रकार का पुरुषार्थ इनको करने की आवश्यकता है, किस दिशा में कार्य इनको करने की आवश्यकता है, जिससे कि इस समस्या से, इस परेशानी से ये बाहर निकल सकें
और अपनी पत्नी, अपने बच्चे को वापस अपने जीवन में ला करके एक सुखी परिवार की तरह उनके साथ अपना बाकी का जो जीवन है उसको बिता सकें। तो इसके बारे में हमने क्या बात करी अभी आपको हम जस्ट बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं दोस्तों अपने जीवन के अंदर मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए किस प्रकार से पॉजिटिव रहा जा सकता है और किस तरह से जो विजडम है उसको अपने अंदर बिल्ड किया जा सकता है, जिससे कि हम सही निर्णय ले सकें, स्थिर होकर के निर्णय ले सकें। इन सभी चीज़ों को सार्थक करने के लिए एक मेडिटेशन का कोर्स जो है, जो कि बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, उसकी जानकारी हम इस वीडियो के अंत में आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि अगर आप भी अपने जीवन के अंदर इस प्रकार की किसी समस्या से ग्रसित हों, रिलेशनशिप ट्रबल्स हैं, या फिर जीवन के अंदर उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, बाधाएं हैं, किसी ने बुद्धि को बांध दिया, गर्भ को बांध दिया, इस प्रकार की 100 तरह की समस्याएं होती हैं, तो इन सभी प्रकार की समस्याओं से आप अपने आप खुद को कैसे सक्षम बना सकते हैं, थोड़ी योग, थोड़ी साधना के माध्यम से कैसे इन सभी बंधनों से आप मुक्त हो सकते हैं, इसके ऊपर एक विस्तार में कोर्स कराया जाएगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होने वाला है। उसकी जानकारी इस वीडियो के अंत में हम देंगे, तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो प्यारे भाई हैं, इनकी परिस्थिति से इनको बाहर निकालने के लिए किस प्रकार के प्रश्न हमने इनसे पूछे। क्योंकि दोस्तों जो काउंसलिंग का सेशन होता है, इसके अंदर बहुत सारे सवाल जवाब चलते हैं। अभी तक तो हमने बताया कि भाई ने अपने पर्सपेक्टिव से अपनी परेशानी को कैसे हमारे सामने रखा, लेकिन काउंसलिंग के अंदर हम कई सारे प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि उनके अंदर जो असली समस्या छुपी हुई है, खोद करके उसको बाहर निकाला जा सके। दोस्तों देखिए, हर कोई अपने आप में समझदार तो होता है, इतनी उम्र हो गई है, घर परिवार में लोग होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी हम समस्याओं के अंदर क्यों फंसे रह जाते हैं? क्योंकि ज़्यादातर केसेस के अंदर हम गलत चीज़ के ऊपर अपनी एनर्जी फोकस कर रहे होते हैं। जिस चीज़ को हम ठीक करने का प्रयास कर रहे होते हैं, दरअसल हमारे को उसको ठीक करना ही नहीं होता है, हमारे को काम किसी और चीज़ पे करना होता है। तो हमारे जीवन में ये जो सारी परिस्थितियां बन रही हैं, जो नेगेटिव सिचुएशन आ रही है, उसकी जड़ कहां है, उसको ढूंढने के लिए दोस्तों ये काउंसलिंग के सेशंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी भाई बहन हमसे काउंसलिंग कराते हैं हम उनसे पूछते हैं। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के अंदर जो सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, वो होते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के क्वेश्चंस। दोस्तों हम आप खुद हैरान हो गए थे हम कि भाई का केवल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए जब कुछ प्रश्न हमने उनसे पूछे, उन्हीं के अंदर से इनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा फैक्टर जो कि इनके जीवन को बर्बाद कर रहा है, इनके परिवार को बर्बाद कर रहा है, वह निकल करके सामने आ गया था। और फिर उसी के ऊपर फिर हमने जो हमारा कॉन्वर्जेशन है उसको बिल्ड ऑन भी किया। तो हमने जैसे भाई से पहले तो पूछा, थोड़ा हमने इनके एजुकेशन के बारे में पूछा। हमने कहा कि भाई आपकी इतनी उम्र में भी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो क्या आपने पढ़ाई करी है, कम पढ़े लिखे हैं क्या? तो भाई ने सबसे पहले तो हमारे को बता करके हैरान कर दिया कि भाई मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर चुके हैं एक बड़े कॉलेज से, MBA इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग है। तो ये सुनकर के तो हम हैरान हो गए कि भाई MBA में इंसान लाखों रुपए लगाता है और फिर भी नौकरी ना लगे, तो क्या फ़ायदा है MBA का? तो भाई ने बताया कि उनकी जो MBA है आज से 9-10 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन फिर उनके जीवन के अंदर जो ये इनकी जो भाभी वाला जो चैप्टर है, जो परेशानी है, जो भाई का, वो 10 दिन के लिए ही आई और उसके बाद चली गई, फिर उन्होंने केस कर दिया। तो कहते हैं कि उसके अंदर जो पूरा परिवार है वो बुरी तरह से इन्वॉल्व हो गया था, तो काफ़ी हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे। उसकी वजह से फिर अब मैं जो है कहीं जॉब नहीं कर पाया, उसी चीज़ के अंदर लगा रहा। फिर ये कहते हैं कि हमेशा से जो इनके पिताजी हैं, इनके पिताजी का ये पर्सपेक्टिव रहा है कि भैया कुछ नहीं करो, घर के बिजनेस के अंदर तुम काम करो, जो बिजनेस है परिवार का उसके अंदर इन्वॉल्व रहो तुम। तो हमने कहा ठीक है, आप और बताइए। देखिए, बिजनेस के अंदर तो इंसान इन्वॉल्व हो जाता है, बट कुछ अपना अनुभव भी इंसान को लेना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि आपने पढ़ाई लिखाई करी और सीधा अपने पिता के, अपने घर के बिजनेस के अंदर अगर आप चले गए, तो उससे क्या होता है, जो डायरेक्टली हमारे को मुसीबतें फेस करनी होती है ना, कि कैसे किस चीज़ को मैनेज किया जाता है, उस चीज़ का हमारे को अनुभव नहीं आता। इसीलिए कभी भी अपना अगर बिजनेस भी ज्वाइन करना हो, तो उससे पहले इंसान को कहीं नौकरी करनी चाहिए, चाहे छोटी मोटी नौकरी कर लो, किसी के अंडर काम करके देखना चाहिए कि कैसा प्रेशर होता है, कैसा फील होता है जब एज एन एम्प्लॉई आप काम कर रहे हैं, किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक एम्प्लॉई है उसकी होती हैं, और बिजनेस को उस एंगल से आप समझें और फिर आपको अपना बिजनेस करना है, आप कीजिए। तो यह सारी बात हो रही थी, लेकिन एक और हमारा प्रश्न था इनसे। हमने कहा देखो भाई,
आप अपनी आयु के हिसाब से अगर आज बोलते हैं कि 9-10 वर्ष पहले एमबीए किया, तब भी आप 30-31 वर्ष की आयु के थे। उससे पहले क्या कर रहे थे? क्योंकि एक जो बच्चा होता है उसकी 12वीं और ये जो ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो 20-21 वर्ष की आयु तक ग्रेजुएशन एक व्यक्ति पूरा कर लेता है। आपने तो मास्टर्स बाद में करी है, तो ग्रेजुएशन करके आप कुछ ना कुछ काम करना चाहते होंगे, है ना? तो क्या काम आप उस टाइम पे ट्राई किया? उस टाइम क्या प्रॉब्लम हुई? वो वाले 10 साल का हिसाब दीजिए। तो दोस्तों, जो भाई ने बोला वो सुन करके थोड़ा हम क्या बोलते हैं, भाव विभोर हो गए। भाई की जो सोच है वो सुन करके काफ़ी हम इमोशनल हो गए। भाई ने कहा कि बचपन से ही मेरा संकल्प था कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है, मैं भारत माँ की सेवा करना चाहता था। और अपनी इस तीव्र इच्छा के चलते भाई कहते हैं कि मेरे परिवार वालों के सपोर्ट के बिना अपने परिवार वालों को बताए मैंने 12वीं के बाद ये बताते हैं कि मैंने एनडीए क्लियर कर लिया था। और एनडीए करके जो फिर प्रोसीजर होता है कि आर्मी को आप ज्वाइन कर लेते हो, जो हमारी फोर्सेस होती हैं उनको ज्वाइन कर लेते हो, तो वो ये कहते हैं कि वो मैंने कर लिया था। और एनडीए क्लियर करने के बाद ये कहते हैं कि मैं जैसे खुशी से भर गया था कि भाई मैंने क्लियर कर लिया है, अब मैं ऑफिसर बन करके अगले कुछ वर्षों के अंदर अपनी भारत माँ की सेवा कर पाऊंगा। और ये कहते हैं मैं अपनी ट्रेनिंग पे जो भी कैंप होता है उसके अंदर मैं चला गया था, मेरी ट्रेनिंग और आगे की फर्दर पढ़ाई वहाँ पर शुरू हो गई थी। लेकिन ये कहते हैं कि इनके जो पिताजी हैं वो इस चीज़ के पूरी तरह से अगेंस्ट थे। पिताजी को ये था कि भाई हमारा बिजनेसमैन हमारी फैमिली है, उनको ये था, माता पिता को दोनों को, कि हमारे घर का बच्चा फौज में नहीं जाएगा, फौज के अंदर कुछ हो जाए, बच्चे को ये हो जाए, तो वो घर के अंदर माता पिता ने, विशेषकर इनके पिताजी ने, ये कहते हैं कि उन्होंने हाहाकार सा मचा दिया। और उस हाहाकार के चलते वो इतने ज़्यादा बीमार हो गए कि जैसे वो एकदम डेथ बेड के ऊपर आ गए। और डेथ बेड पे आए तो फिर इनके पास फ़ोन कॉल्स आने लगे कि पिताजी बिल्कुल ऐसे मृत्युशैया पर आ गए हैं, तो तुम आ जाओ। कुछ दिन की छुट्टी लेकर के आए और घर पे आए तो पिताजी बिल्कुल ऐसे मातम वाला माहौल घर के अंदर हुआ। और भाई ये था कि भाई जाने वाले हैं, मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम ये नहीं करोगे, तुम छोड़ दो इसको, एनडीए को छोड़ दो तुम अपना। तो अब पिताजी को इस परिस्थिति के अंदर देखते हुए तो कहीं ना कहीं ये जो एक इमोशनल ब्लैकमेल है उसके ये शिकार हो गए उस समय पर। और ये कहते हैं कि भैया मैंने वो अपना जो एनडीए है वो मैंने छोड़ दिया और वहाँ से मैंने अपना नाम कटवा लिया। कहते हैं मैंने वहाँ नाम कटवाया, यहाँ पिताजी बिस्तर से वो छलांग मार करके खड़े हो गए कि हाँ 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 मैं ठीक हो गया हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भाई मान नहीं रहे थे इस बात को। इन्होंने कहा कि नहीं, पिताजी सचमुच में बीमार थे, लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव इस चीज़ के अंदर ये था कि एक प्रकार का परपंच रचा गया था वहाँ पर। कुछ इस आत्मा का, आपके जो पिताजी हैं उनका कुछ ऐसा पार्ट है कि वो आपको देश सेवा के प्रति ये जो आपका संकल्प था उससे दूर रखना चाहते थे। ऑब्वियसली माता पिता का ग्रीड भी होता है, बहुत सारे माता पिता ज़्यादातर तो ऐसे ही हमारे मोह के जाल के अंदर होते हैं कि उनको लगता है कि भाई हमारा बच्चा चला गया तो हमारा क्या होगा, है ना। तो इस चक्कर के अंदर फिर वो इस तरह की चीज़ के अंदर बच्चे को नहीं जाने देते। लेकिन अगर हर माता पिता ऐसा सोचने लगें तो जो भारत की वो सारी माएँ हैं जो कि चैन की नींद सो पाती हैं कि भैया कि कोई किसी दूसरी माँ का बच्चा वो बॉर्डर पे हमारे देश की जो रक्षा कर रहा है, तो वो कैसे होगा फिर, है ना। तो बहरहाल तो ये कहते हैं मेरी बहुत भावना थी तो पिताजी ने वो छुड़वा दिया। अब ये कहते हैं कि भाई ये छुड़वा दिया तो मैं थोड़ा पहले डिप्रेशन के अंदर आया, लेकिन फिर जब पिताजी ठीक हो गए तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं है, मैं सीडीएस की तैयारी करूंगा, यानी कि वो भर्ती की तैयारी जो ऑफिसर रैंक पे भर्ती होती है, जो आप ग्रेजुएशन करने की बात करते हो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं 2-3 साल इनको शांत होने दो, मैं ग्रेजुएशन यहीं से कर लूँगा, ग्रेजुएशन के बाद मैं सीडीएस कर लूँगा। ये बताते हैं कि ग्रेजुएशन हुई और ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने सीडीएस भी क्लियर कर लिया। अब दोस्तों देखिए, ये आत्मा अपनी रीति जो करने के लिए बनी हुई है, अगर ये भाई फौज ज्वाइन करने के लिए नहीं बना होता, इसके अंदर आत्मा की पुकार नहीं होती, इसके अंदर वो पैशन नहीं होता, तो कैसे एनडीए क्लियर कर लेता और कैसे सीडीएस उसके बाद क्लियर कर लेता। हर कोई क्लियर नहीं कर पाता है, बहुत लोग जो सिर्फ एक दूसरी रीति करते, हर कोई नहीं क्लियर कर पाता, कहने का मतलब ये है। लेकिन भाई ने क्लियर कर लिया, फिजिकल क्लियर कर लिया, सब कुछ था। फिर से सीडीएस ये ज्वाइन करने वाले थे, मतलब आर्मी को ये ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन पेरेंट्स ने फिर से एक बार घर के अंदर एक बहुत वो ड्रामा रचा
और उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट यू टू जॉइन द आर्मी। तो ये कहते हैं कि मैंने अपने माता पिता के सामने घुटने टेक दिए और ये कहते हैं कि भाई मैंने वो ड्रॉप कर दिया। और क्योंकि उन्होंने फिर ड्रॉप कर दिया तो इनके पेरेंट्स ने इनको ये बोल करके कन्विंस किया कि तुम्हें आर्मी में ही क्यों जाना है, देश सेवा करनी है तो तुम देश सेवा आईएएस ऑफिसर बन करके भी तो कर सकते हो, आईआरएस ऑफिसर बन के भी तो कर सकते हो, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जा करके भी तो कर सकते हो, तो तुम आर्मी में मत जाओ, तुम ये वाले जो एग्ज़ाम्स हैं तुम इनको क्रैक करने का प्रयास करो। दोस्तों, एक बच्चा जिसने ऐसे 2 एग्ज़ाम्स क्रैक कर लिए थे, ये बताते हैं कि मैंने माता पिता की बात मान ली और माता पिता की बात मान करके फिर मैं ये सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन के अंदर लग गया और अपने जीवन के 6 से 7 वर्ष मैंने सिविल एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी प्रेपरेशन में किया। अब एनडीए सीडीएस ये तो कहते एक ही झटके में क्लियर कर लिया था, सब था, वर्दी भी मिल रही थी, मेरे जैसे मेरी आत्मा को नया जन्म मिल गया था, वो भी मेरी ऐसी खुशी थी। लेकिन ये कहते हैं कि भाई 6-7 वर्ष तक मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता रहा, मेरे अंदर मोटिवेशन ही नहीं था। मेरे अंदर का जो मोटिवेशन था वो पूरी तरह से मर गया था, वो ख़त्म हो गया था मेरे अंदर का वो लड़का। कह रहे मेरा मन ही नहीं था आईएएस ऑफिसर बनने का, और रैंक आए तो सीधा वो लाखों लाखों में जो रैंक आती है ना वैसी वाली रैंक आए। कह रहे कि मैं बिल्कुल जैसे अंदर से टूट सा गया, लेकिन फिर भी अपने माता पिता के लिए जो है मैं वो करता रहा। तो यहाँ पे दोस्तों एक जो फैक्टर नज़र आ रहा था वो ये था कि इनके माता पिता का जो मोह है उसके चलते जो तरक्की अपने जीवन के अंदर कर सकते थे ये तरक्की नहीं कर पाए, उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इन्होंने एनडीए दिया तो इन्होंने वही सपना देखा होगा ना, वही वर्दी देखी होगी, उसी में खुद को खड़ा हुआ देखते होंगे, तो वो सपना टूट गया। और ये फिर आईएएस और ये सब की भी तैयारी में इनका कुछ नहीं बना, मतलब वो एक फॉर्मेलिटी के लिए वो चीज़ करते रहे। और ये तो इनके पिताजी जो विशेषकर हैं वो कहीं ना कहीं इनके जो डाउनफॉल हुआ उनसे जो इनका संबंध है उसका कुछ ना कुछ इनकी पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। ये बात जब अगली इंफॉर्मेशन इन्होंने हमारे को दी तो उससे भी सामने आई। हमने इनसे पूछा कि ये जो आपके बिजनेस की बात हो रही है, इतना क्या वो है आप लोगों का, क्या बिजनेस आप लोग करते हैं, पिताजी क्या करते हैं? तो भाई ने बताया कि भाई जी देखो, जब हर्षद मेहता का टाइम था, 90s का जब टाइम था, उस समय पर मेरे पिताजी को किसी ने स्टॉक मार्केट के बिजनेस का रिकमेंडेशन दिया था। ब्रोकिंग का काम, जो ब्रोकर्स होते हैं जिनके थ्रू आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसी एक ब्रोकरेज फर्म मेरे पिताजी ने उस टाइम में मोटिवेट होकर के स्टार्ट करी थी। तो मेरे पिताजी जो है स्टॉक्स के अंदर लोगों का इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और बेसिकली ट्रेडिंग करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ये मेरे पिताजी का काम है। तो मेरे पिताजी का ही ऑफिस है जिसको फिर मैंने ज्वाइन कर लिया, और बेसिकली अब तो काम लैपटॉप से ही होता है, घर से ही होता है, क्योंकि अब तो इन्होंने बताया कि दूसरी और बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, उससे लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि 4-5 साल पहले तक भी ठीक था काम, मतलब हमारे पास क्लाइंट्स होते थे। ये तो अभी ऐप्स आ गई है तो बिल्कुल अब डाउन हो गया है। इन्होंने जैसे ही दोस्तों हमारे को ये बताया कि स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कराने का इनके पिताजी का बिजनेस है, तो वहाँ से हमारे को कुछ चीज़ें जैसे अपने आप ही एक पैटर्न फॉर्म हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। हमारे को एब्सोल्यूट क्लैरिटी इस चीज़ की आ गई कि इन लोगों के जीवन के अंदर जो भी लोग एंटर कर रहे हैं वो इस लालच से क्यों एंटर कर रहे हैं कि इनका जो सारा पैसा है उनको छीन करके अपने घर ले जाना है। ऐसी मंशा, ऐसी आत्माएं क्यों जुड़ रही हैं इनसे? हर किसी के घर में तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिसके अंदर कन्या ऐसे परिवार से आती है जो कि फाइनेंशियली थोड़ा वीक हो, है ना, तो हर जगह पे तो ये समस्या नहीं हो रही है ना। इनके केस के अंदर समस्या हो रही है, और समस्या भी कैसे हो रही है, जिसमें क्लियर कट जो इंटेंशन है इस व्यक्ति के दोनों जो पुत्र हैं उनकी पुत्र वधुओं का या उन पुत्र वधुओं के परिवार का, वो इनसे पैसा छीनने का है। दोस्तों, बहुत लोग हमारी इस बात को, एक पहले भी हमने इस वीडियो के अंदर ये बात एक्सप्लेन की थी, बहुत लोग इस बात को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब भी आप ऐसे किसी कार्य के अंदर जुड़े होते हैं, जब भी आप ऐसा धन अपने घर के अंदर लेकर के आते हैं जिस धन की जो एनर्जी है
वो लोगों को बर्बाद करने वाली एनर्जी है दोस्तों, वो धन कभी भी आपके घर के अंदर नहीं फलता, नहीं फलता, नहीं फलता। वेल्थ में और पैसा होने में बहुत फर्क होता है दोस्तों। तो ये जो स्टॉक ब्रोकिंग का जो काम है विशेषकर, या स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, जब आप ट्रेडिंग के एंगल से उसको देखते हैं, देखिए दो एस्पेक्ट्स होते हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करने के। एक होता है ट्रेडिंग, मतलब डेली खरीदना डेली बेचना, डेली खरीदना डेली बेचना, क्या ऊपर जा रहा है क्या नीचे आ रहा है, इस प्रकार से करना। और एक होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है कि आप किसी एक कंपनी को चूज करते हो, दो कंपनी को चूज करते हो, आप देखते हो कि उनका विजन क्या है, आप देखते हो कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, आप देखते हो कि ये आगे कहाँ अपनी कंपनी को लेकर के जाना चाहते हैं, इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। उस चीज़ को देख करके आप किसी कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे जैसे वो कंपनी काम करती रहती है, जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करती है, आपका पैसा स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करता है। उसके अंदर कुछ रिस्क ऐसा भी होता है कि भाई हो सकता है कि कंपनी उतना ग्रो ना कर पाए, कंपनी फेल हो जाए, लेकिन इसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म के लिए आपने 5 साल के लिए 10 साल के लिए कंपनी के साथ इन्वेस्ट किया और देखा फिर कंपनी कैसे ग्रो करती है, ये होती है अलग चीज़। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग माने जुआ। अब स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों जो भी लोग एंटर करते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए इनके पिताजी स्टॉक ब्रोकर है, तो वो अगर किसी व्यक्ति को ट्रेडिंग के अंदर आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कराने का प्लेटफॉर्म उनको दे रहे हैं, तो उसके अंदर सपने कैसे दिखाए जाते हैं, वही हर्षद मेहता वाले सपने, है ना। यानी कि ये दिखाया जाता है कि कैसे आप थोड़ा पैसा लगा करके थोड़े समय के अंदर अपना दिमाग का इस्तेमाल करके, या अगर आपका ब्रोकर अच्छा है उसके सही रिकमेंडेशंस को फॉलो करके आप जल्दी 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 पैसा कमा सकते हैं, बहुत तेजी से बहुत अमीर हो सकते हैं। ऐसा ऐसा सपना भी दिखाया जाता है कि दिन में 10,000 लगाओ, 10,000 लगा करके 2,000 3,000 आप कमा सकते हो। यानी कि जो पैसा आपने लगाया उस पर 15%, 20%, 25% का प्रॉफिट आप रोज निकाल सकते हो। दोस्तों समझने की बात यह है कि जो स्टॉक मार्केट है, जो ओवरऑल पूरा मार्केट है, वो पूरा मार्केट तो रोज 25%, 20% ग्रो नहीं कर रहा है ना। जो मार्केट है वो दिन में ग्रो कर रहा है आधा %, 1%, 2%, उसके बाद फिर डिप कर जाता है ना। कभी 1% ऊपर, कभी 1% नीचे, कभी आधा % ऊपर, कभी आधा % नीचे। तो मार्केट ने ग्रो किया आधा %, 1%, और आपने प्रॉफिट कमा लिया 20% अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो ये जो बाकी का 19% है, 19.5% है, ये कहां से आ रहा है। स्टॉक ट्रेडिंग के काम के अंदर होता क्या है दोस्तों कि जब 100 लोग बर्बाद होते हैं तो एक आदमी आबाद होता है, ठीक है। एक आदमी ऐसा होता है जो तेज होता है, जिसको ये पता होता है कि मुझे सारा जो प्रॉफिट है अपने पास कैसे बुक करना है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है और एक इंसान का कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट हो जाता है। अब इस बिजनेस के अंदर कहानी क्या है दोस्तों, देखिए अगर आप अपने घर के अंदर पैसा लेकर के भी जा रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि मैंने बहुत कमा लिया, मैंने बहुत कमा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, वो जो पैसा आपके घर के अंदर आया है वो 50-100 लोग डूबे हैं तो वो पैसा आपके घर के अंदर आया है। उसके अंदर 50 लोगों को बर्बाद करने की एनर्जी है जो आपके घर के अंदर आ रहा है। तो ऐसा पैसा जब आपके घर के अंदर आएगा वो केवल और केवल बर्बादी, केवल और केवल हलचल आपके जीवन के अंदर लेकर के आएगा। और एक तो होता है कि मैं खुद इन्वेस्ट करता हूं, और इनके पिता का काम है दूसरों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिससे कि सारी दुनिया बर्बाद होती है। अब ये भाई से जब हमने इस प्रकार से भाई को बोला, हमने कहा भाई आप ये काम करते हो और ये काम करने के लिए तुमने फौज को छोड़ दिया, तुम्हारे पिता ने तुम्हें ये करने के लिए कन्विंस किया और तुमने कहा कि भाई मैं ठीक है पिताजी की बात मान लेता हूं, इससे बढ़िया तो भाई 4 दिन माँ बाप को रोने देते आप। बुरा मत मानिएगा आप लोग, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो क्या माता पिता को बहुत प्रेम होता है, माता पिता को प्रेम करना भी चाहिए, उनकी सेवा भी करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन हर मनुष्य को ये पता होना चाहिए कि हर मनुष्य का जो कर्तव्य है वो केवल
अपने जो फिजिकल उनके पेरेंट्स हैं, जिन्होंने उनको देख दिया, केवल उनके प्रति उनका कर्तव्य नहीं होता है, कर्तव्य क्या है, भारत माँ के प्रति भी है। और हर किसी को तो, हर कोई तो इतना सौभाग्यशाली होता नहीं है कि जो डायरेक्टली जा करके, जिसकी हाइट भी अच्छी हो, सेहत भी अच्छी हो, जिसके पास दिमाग भी हो, हमारे पास नहीं था, है ना, जिसको ऐसा मौका मिल सके कि भारत माँ के ऐसे डायरेक्टली सेवा कर सके, उनकी रक्षा के अंदर अपना जीवन दे सके। ये सौभाग्य तो बहुत किसी किसी को मिलता है। और वो सौभाग्य आपको मिल रहा था, उस सौभाग्य को छोड़ा किस चीज के लिए? लोगों को बर्बाद करने वाले काम के लिए। तो ये वाली बात में भाई का एक ही पॉइंट था कि भाई जी, पर सरकार ने तो इसको लीगल कर रखा है ना, सरकार ने तो इसको लीगल कर रखा है ना, सरकार ने तो लीगल कर रखा है, सरकार ने लीगल कर रखा है, लेकिन जो ये मार्केट होती है उसका नाम सट्टा बाजार ही होता है। सब जानते हैं कि इसको सट्टा ही बोलते हैं। सट्टे का मतलब ही यही है, ट्रेडिंग का जो आप डेली करते हो उसका मतलब ही यही है कि भैया अपने पास घेर करके वो पैसा लेकर के आना है। और देखो, सब लोग जो इसके अंदर जुड़े हुए हैं, उनका जो जुड़ने की जो एनर्जी है, जुड़ने की एनर्जी क्या होती है? लालच होती है। लालच के लिए तो जल्दी जल्दी अमीर बनना है, जल्दी जल्दी अमीर करना है। तो क्या लालच है? लालच क्या करता है? लोगों की जो बुद्धि है उसको भ्रष्ट करता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि सब लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए बना है, अब सरकार ने अप्रूव कर रखा है, वो एक अलग बात है। सरकार क्यों जुआ चलवाना चाहती है, क्या, उसके अलग लॉजिक्स होते हैं, हम अभी उसके अंदर नहीं जाना चाहते। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हम इस बेसिक को चीज़ को पकड़ करके चलते हैं कि भैया आपने ऐसा काम किया जिसके अंदर आप हजारों लाखों लोगों को बर्बाद करने के निमित्त बने हुए हैं। यहाँ पर भाई का पॉइंट सामने आया। भाई ने बोला कि भाई और लोग भी तो करते हैं, है ना, हर कोई बर्बाद नहीं हो रहा, जो लोग ये एप्लीकेशंस चला रहे हैं वो बर्बाद नहीं हो रहे। तो हमने भाई को पॉइंट दिया कि देखो, पहली बात तो भाई, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। आपको नहीं पता कि उनके घर के अंदर क्या चल रहा है, तो ये हम बात ना बोलें। अगर आप ये बोलते हो कि किसी ने ये काम करके बड़ी गाड़ी ले ली है और बड़ी गाड़ी ले ली है, वो तो मर्सिडीज़ में घूमते हैं, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कुछ आबाद हो गए हैं, तो क्या होता है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें आती हैं जाती हैं, और क्या होता है, कई लोगों का ना भाग्य इकट्ठा हुआ होता है। ठीक है, इसमें ना काफ़ी फ़र्क होता है। जैसे आप देखेंगे, आज जो धरती है इस पे 850 करोड़ आत्माएं हैं, बहुत जल्दी 900 करोड़ आत्माएं हो जाएंगी धरती के ऊपर। हमेशा से तो 850 करोड़ नहीं थे, कभी 1-2 करोड़ लोग रहा करते थे बस पृथ्वी पर, फिर धीरे धीरे बढ़ करके आगे बढ़ा, 33 करोड़ हुए, 33 करोड़ के बाद थोड़े और बढ़े। तो आप ये देखेंगे कि जो आत्मा, जो सोल पहले से धरती पर है, जब भी हम पहली बार धरती पर आते हैं दोस्तों, तो एक बहुत ज़्यादा ना भाग्य अपने साथ लेकर के आते हैं। उसका खाता होता है हमारे पास। फिर क्या होता है, वो भाग्य धीरे धीरे हम खर्च करते जाते हैं, और हमारे जो अलग अलग जन्म होते हैं उनके अंदर हम फर्दर कुछ पुण्य करते हैं, और पुण्य से हम और जमा करते हैं। तो खर्च करते हैं, पुण्य करते हैं और जमा होता है, पुण्य करते हैं और जमा होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ सोल्स ऐसी होती है जो कि अभी नई नई आई होती हैं धरती पर, उनके पास उनका भाग्य बहुत इकट्ठा है। तो अगर वो थोड़ा टेढ़ा काम भी कर रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं, तो उनका जो भाग्य है, वो भाग्य उनके पास वो चीज़ लेकर के आता है जिसकी उनको बहुत ज़्यादा इच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि धन जो उनके पास जा रहा है उसके अंदर बर्बाद करने की एनर्जी नहीं है उनके भाग्य को बहुत तेज़ी से चट कर रहा है वो जो धन आ रहा है उनके जीवन के अंदर, और हलचल में ही रहते हैं। ऊपर से अरमानी का सूट पहन लिया, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर इंसान के हलचल नहीं है। तो कहने का भाव ये है, यहाँ पर कहीं ना कहीं भाई के साथ जो है हमारा जो कॉन्वर्जेशन है वो इन लाइंस के ऊपर वो चला गया। हमने इनसे पूछा कि भाई आप सचमुच में बताओ, मेरे को सचमुच में बताओ, क्या आपकी भावना क्या है इसके अंदर? पैसा कमाते हो, आपको लगता है कि सुख शांति है इससे? तो भाई ने ओपन अप किया, उसने बोला कि भाई सच बताऊं तो मैंने पिछले 5 सालों के अंदर 1 भी रुपये का प्रॉफिट नहीं देखा इस काम में, 1 भी रुपये का प्रॉफिट नहीं देखा, जब देखा लॉस ही देखा। हमने बोला अब आई ना बात ज़बान पे, और बताओ कैसे लॉस देखा, क्या हुआ? तो भाई ने बताया कि भाई जी ऐसा होता है कि जैसे हम ब्रोकरिंग का काम करते हैं तो हमारे पास कमीशन आते हैं, कमीशन आता है, पैसा इकट्ठा होता है, फिर हमारे पास कोई ना कोई टिप आती है कि भाई इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर दो तो ये पैसा जो है डबल ट्रिपल हो जाएगा, इतने टाइम के अंदर हो जाएगा, उतने टाइम के अंदर हो जाएगा। तो कहते हैं मैंने देखा है कि जितना पैसा इकट्ठा होता है ना,
हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उस पैसे को री इन्वेस्ट कर देते हैं। कभी किसी स्टॉक में लालच आ जाता है, कभी किसी स्टॉक में लालच आ जाता है, कभी किसी स्टॉक में बर्बाद होते हैं, कभी किसी स्टॉक में बर्बाद होते हैं। 10 में से किसी एक डील में प्रॉफिट कमाते हैं और कमीशन होता है, लेकिन जो बाकी की 9 डील्स है ना, वो ऐसा लॉस देती हैं हमारे को कि सारा पैसा जो है हम नेगेटिव के अंदर जाते हैं। और मैं सालों से अपने पिता को हमारी जो पुश्तैनी, जो खानदानी हमारी जायदाद है, उसको बस बेचता हुआ ही देख रहा हूँ कि अभी ये बेच दिया। कहते क्योंकि घर में खर्चा तो चाहिए, रोटी तो चाहिए, परिवार को लालन पालन तो करना ही है, और अगर लॉस हो गया मार्केट के अंदर तो लॉस भी चुकाना है। तो कभी कुछ बेच रहे हैं, कभी कुछ बेच रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई कि हम तो ऐसे सस्टेन कर रहे हैं, हमारी पुश्तैनी जायदादें हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने, हमारे परिवार ने, हमारे पिताजी ने कुछ बनाया नहीं है उसके ऊपर। जितना था उससे घटाई ही है जायदाद, और आज भी घट रही है। तो यहां पर सबसे पहला रेकमेंडेशन जो हमने भाई को दिया, सबसे पहला रेकमेंडेशन ये दिया कि भाई आज से तुम्हें रोटी मिले ना मिले, घर में झगड़ा हो, पापा माने ना माने, आप स्टॉक ब्रोकरिंग का जो काम है वो नहीं करेंगे। आपके पास एक लैपटॉप है जिस पे आप सारा हिसाब रखते हो, क्लाइंट्स मैनेज करते हो, लैपटॉप को करो बंद। जैसे ही हमारा मीटिंग ओवर होगा, जा करके अपने पिताजी को पकड़ा दो कि मैं नहीं करता ये काम, आज के बाद भूखा मर जाऊंगा, ये काम नहीं करूंगा। तो आपने जो कर लिया वो कैसे ठीक होगा, अभी उसकी अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी और हिसाब किताब नहीं बनाने। मेरा इस काम से कुछ लेना देना नहीं है, और प्रयास आपको ये करना है कि छोटी मोटी नौकरी करो, भले कोई 10,000 की नौकरी कर लो, ये मत देखो मैं कितने बड़े खानदान का लड़का हूं, 10,000 की नौकरी कर लो, और अपना जो 10,000 कमा करके लाओ ना मेहनत का, उसकी ही रोटी खाओगे आप। आपको ये बात इंश्योर करनी है कि मेरे मुंह में जो बुरकी जाएगी वो मेहनत के पैसे की बुरकी जाएगी। तो एक तो ये अपने भाई से बात करी। दूसरा, देखिए जो लाइन ऑफ वर्क है इनके पिताजी का, और जो पूरी एनर्जी हमारे को इन लोगों से फील हो रही थी, वो ये थी कि देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कभी किसी काम के अंदर जाता है ना, तो वो ऐसे ही नहीं जाता। उसका जो पुराना नेचर होता है, यानी कि कई जन्मों से जिस प्रकार की चीज वो करता आ रहा होता है, उसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी उस व्यक्ति को जो है अट्रैक्ट करती है। जैसे ये जो भाई डायरेक्टली खुद है, एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां पर पैसा पैसा पैसा, पैसे का लालच, इसकी बात हो रही है, लेकिन इसके मन में देशभक्ति की भावना है। तो इसका पहले का भी ऐसा कुछ पार्ट जरूर रहा होगा। आगे चल करके जब इस भाई का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे, वहाँ बात की थी हमने भाई से, तो भाई कराएंगे, लेकिन अभी थोड़ा हमारे को इनके एनर्जी ब्लॉकेजेस लगे, तो हमने इनको कुछ महीना 1.5 महीने का पहले हमने इनको कुछ रिकमेंडेशंस दे रखे हैं कि पहले आप ये सारे प्रैक्टिसेस कीजिए, ये वाले सेल्फ हीलिंग कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, इसके बाद आप कराना। तो आगे चल करके PLR भी इस भाई का शेयर करेंगे, लेकिन हम बहुत श्योर हैं इस चीज़ को लेकर के कि इसके भाई का पहले का भी ऐसा देश सेवा का जो पार्ट है वो ज़रूर रहा है, लेकिन इसका मोह बहुत ज़्यादा है अपने माता पिता के अंदर। एक होता है प्रेम, एक होता है मोह का बंधन। मोह का बंधन जो है हमेशा कमज़ोर बनाता है, और जो शुद्ध प्रेम होता है वो हमेशा शक्तिशाली बनाता है। तो कुछ ऐसा इसका भी पार्ट रहा होगा। उसी प्रकार से जो इनके पिताजी हैं, उनका पार्ट, उनके पिताजी का, माताजी का जिस प्रकार का वो है, और माताजी क्योंकि पिताजी की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं कि नहीं यही काम और ये सब के अंदर, उनका पार्ट पहले भी कुछ इस प्रकार का ही रहा होगा, जिसके अंदर इनके थ्रू, इनके ज़रिए, इनकी बातों की वजह से, इनके किसी प्रोजेक्ट की वजह से लोग बर्बाद होते होंगे। तभी वही काम उनको भा रहा है, तभी इतने वर्षों से लॉस हो रहा है, लेकिन वो काम छूट नहीं रहा, क्योंकि वो लालच इतना ज़्यादा हावी है सर के ऊपर, वो छूट नहीं रहा है। तो आज से पहले भी पूर्व जीवन की हम बात करें, उसके अंदर भी इनके पिताजी कुछ ना कुछ ऐसे काम में ज़रूर इन्वॉल्व रहे होंगे, और पहले भी ऐसा पैटर्न ज़रूर रहा होगा कि इनके पिताजी ने इनको घेर करके, इनको, इनके बड़े भाई को घेर करके, किसी और रूप में हो सकता है, किसी और रिश्ते के अंदर हो सकता है, लेकिन इनको ऐसे काम में लगा करके रखा अपने साथ जिससे कि दूसरे लोग बर्बाद हो जाएं। और ये सभी आत्माएं जो अभी इनके जीवन के अंदर, इनके आसपास घूम रही है ना कि हमारे को पैसा दो, हमारे को पैसा दो, जायदाद दो, जायदाद दो, ज़रूर इन लोगों का, उन आत्माओं से कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि पहले के जन्मों में ये उन सबको बुरी तरीके से बर्बाद कर चुके हैं। इसी वजह से ये आत्माएं इनको बर्बाद करने के लिए इनके पीछे पड़ी हैं। दोस्तों, हमारा बहुत फर्म बिलीफ है,
हमारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हमने ऐसा देखा है कि जो भी डीमन हमारे जीवन के अंदर हमें तंग करने के लिए आते हैं, उनको डीमन बनाने में हमारा खुद का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन ज़रूर होता है। तो अब बात करते हैं इस चीज़ के बारे में कि इस भाई के पास इसकी पत्नी और इसका बच्चा वापस कैसे आएगा। तो दो एस्पेक्ट्स हैं इस चीज़ के। पहला, भाई को ये गाइड किया कि आप आगे और विक्रम ये वाले नहीं बनाओ, लोग बर्बाद होते हैं, वो वाले काम में आप इन्वॉल्व मत बनो, आप निमित्त मत बनो। तो आगे का पहले तो आप उस चीज़ को काट दो कि मैं आगे और नहीं करूँगा, वो हम बता चुके। अब आप पीछे की बात करते, आज के समय में जब ये देखेंगे तो इनको अपने ससुराल वाले अपने दुश्मन नज़र आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों बारीकी से देखा जाए तो ये बात क्लियरली नज़र आ रही है कि इनके ससुराल वालों की भूख है कि तुम पति पत्नी चाहे बर्बाद हो जाओ, तुम पति पत्नी चाहे साथ में रहो ना रहो, मेरी बेटी को सुख मिले ना मिले, मुझे पैसा चाहिए। इनकी सासू माँ का ऐसा सा एक संकल्प है, मुझे पैसा चाहिए। जबकि इनकी सासू माँ को रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, रोटी उनको वहाँ पे वैसे भी मिलती है, इतने बुजुर्ग हो गए, इतनी उम्र में 25-30 हज़ार मुझे चाहिए अलग से, इसका वो क्या करेंगे। हम किसी पे क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, किसी की अगर रिक्वायरमेंट है तो, लेकिन किसी दूसरे को बर्बाद करके कर रही है ना ऐसा, इसलिए बोल रहे हैं वाली बात। तो वो जो भूख आ रही है अंदर से, और वो पैसा जो आता है, पैसा करके क्या करती है, अपनी बड़ी बेटी को दे देगी, अपने जेठ को दे देंगी, है ना। उसको बस इस चीज की तड़प है कि ये जो मेरी लड़की है ये कमा करके लाएगी और मुझे देगी। और उसकी वजह से इनकी पत्नी और ये दोनों सफ़र कर रहे हैं। इनकी पत्नी ने इनको खुद कहा था शादी के बाद कि मैं नौकरी नहीं करना चाहती दोबारा, कभी बहुत परेशान हो गई हूँ, और अभी फिर लगी हुई है नौकरी के अंदर, भरपाई करने में लगी हुई है वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो सास है और उनका जो परिवार है, कर्जा है इन लोगों के ऊपर। लौकिक रीति अगर आज की डेट में देखा जाए दोस्तों, वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं। इसके अंदर कोई सेकंड थॉट्स नहीं है कि सास और उसका परिवार गलत कर रहे हैं, इनकी पत्नी जो है उसको फंसा रखा है और ये। लेकिन अगर इसी चीज़ के बारे में हम सोचते रहेंगे कि वो लोग बुरे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से इनकी पत्नी को ट्रैप वहाँ पे किया हुआ है और जिस ट्रैप में ये हैं, उससे ये लोग कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अपनी पत्नी को ये डायरेक्टली कभी अप्रोच नहीं कर पाएंगे। और वहाँ पर वो इमोशनली प्रेशर रखते हैं इनकी पत्नी के ऊपर, ब्लैक मैजिक करते हैं इनकी पत्नी के ऊपर, जिसकी वजह से वो वहाँ फंसी हुई हैं। इसीलिए जो अब हम बताने जा रहे हैं, हमने ये रेकमेंडेशन इन भाई को दिया, और हमारा पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से पुरुषार्थ हमने किया है, अगर इस पुरुषार्थ को ये कंटिन्यूसली 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना फॉलो करेंगे, तो उग्रता जो इनकी सासू माँ है और उनके परिवार वाले हैं, उनकी कम हो जाएगी। तो हमने कहा कि भाई देखो, आप अर्थ को समझो, आप रियल प्रॉब्लम को समझो। रियल प्रॉब्लम है कि आपकी सास और वहाँ के जो रिश्तेदार हैं, और यही आपके भाई की भी जो ससुराल वाली सारी फैमिली है और आपकी जो भाभी हैं, इन लोगों का आपको कर्जा चुकाना है, कर्जा। और इनको आप ऐसा इंसान मत कंसिडर करो, इनको आप प्रेत आत्माएं समझो। आप देखो, जब कोई प्रेत आत्मा किसी के पास आती है और कुछ अपनी डिमांड रखती है, तो प्रेत आत्मा को कभी भी लॉजिक समझ में नहीं आता है, लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आता है। जैसे कोई कर्जदार अगर आपसे कर्जा लेने के लिए आए, ठीक है, मान लीजिए उसने आपसे 10 लाख रुपए लेने हैं और आपके पास केवल 50,000 रुपये हैं, और उसी 50,000 रुपये से अभी आपने अपनी दुकान का सामान खरीदना है, आप जाएंगे, खरीदेंगे, सामान लाएंगे, बेचेंगे, कुछ प्रॉफिट होगा, उसमें से आप उसको देंगे। वो आपके घर आ जाता है, आप उसको ये लॉजिकली ये बात समझाते हो कि जी ऐसे ऐसे मेरे पास 50,000 लाख रुपए पड़े हैं, तो मैं डेली का मेरा सौदा है, मैं अभी करूँगा, मार्केट में माल बेचूंगा, तो 15-20 हज़ार कमा लूँगा, तो आधे आपको दे दूँगा, आधे मैं रख लूँगा। तो धीरे धीरे करके 5-6 महीने में आपका कर्जा उतर जाएगा। जो कर्जा लेने के लिए आया होता है ना, उसको लॉजिक समझ में नहीं आता। वो पता है क्या बोलता है, मेरे को मेरे 10 लाख रुपए अभी दे, मेरे को मेरे पैसे अभी चाहिए, अभी। आप बोलोगे भाई साहब ऐसे है कि मैं ये ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे करके आपके वो कर दूंगा। कहेगा नहीं, मुझे पैसे अभी चाहिए। आप उसको बोलो कि मेरे पास अभी केवल लाख रुपए हैं, लाख रुपए से ही मैं काम करूंगा, और ये काम करके जो प्रॉफिट आएगा उससे आपके पैसे चुकाऊंगा। तो कर्ज लेने वाला पता है क्या कहता है कि पहले ये जो लाख है ना तेरे पास, ये मेरे को अभी दे दे तू। आप बोलोगे अजीब बात कर रहे हो भाई साहब, ये दे दूंगा तो फिर बाकी के 9 लाख कैसे चुकाऊंगा? इसी से ही तो मैं कमाऊंगा, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं दुकान में अपनी माल डालूंगा और मेरा काम अच्छा है, मैं दे दूंगा ना। कर्जदार को लॉजिक समझ में नहीं आता, जिसने कर्जा लेना होता है।
उसको लॉजिक समझ में नहीं आता। तो आप इन सभी आत्माओं को वो कर्जा लेने वाली आत्माएं समझो जो पागल हो गई हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको अपना कर्जा आज ही चाहिए। तुम बर्बाद होते हो, तुम खुश होते हो, तुम चांद पे जाकर के रहो, तुम गटर के अंदर रहो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा कर्जा चाहिए। इन सभी आत्माओं को इस प्रकार से देखो। तो कर्जे से, ये जो इन आत्माओं का कर्जा है, पता नहीं कितने जन्मों से आप भाग रहे थे। अब बात यह है कि अभी फिजिकल लेवल पे ये चीज पता लगाना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली इनका कर्जा बनता कितना है। और आप ये भी नहीं जानते कि अपनी पूरी जायदाद बेच करके भी अगर ये दो परिवारों को आप पैसा चुका दो, आधी जायदाद इधर दे दो, आधी जायदाद उधर दे दो, तो इनका कर्जा उतरेगा या नहीं उतरेगा। या फिर इनके अलावा भी पता नहीं कितनी और ऐसी आत्माएं हैं, क्योंकि आपके परिवार का जो काम है वो काम तो पता नहीं लोगों को बर्बाद करने का है ना। तो अभी हम इस रीति नहीं देखेंगे कि हमें फिजिकली इस कर्जे को चुकाना है। दोस्तों, योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हम कई बार बेहद की बात करते हैं। तो हमने भाई को बेहद का योग, बेहद का ध्यान कैसे किया जाता है उसके प्रति प्रेरित किया। दोस्तों, जब हम बेहद में होते हैं, आत्मिक स्वरूप में होते हैं, तो आत्मिक स्वरूप के अंदर परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश करके जो एनर्जी हमें जिस आत्मा तक पहुंचानी है वो करने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है। तो हमने भाई को समझाया कि भाई अगर चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी को, ये तुम्हारी सास, उसका जीजा, उसकी बहन, उसके परिवार वाले कैद से आज़ाद कर दें, क्योंकि तुम्हारी पत्नी कैद के अंदर है, तो ऐसा देखो कि जैसे तुम फिरौती दे रहे हो, फिरौती दे करके अपनी पत्नी को छुड़ा रहे हो। इस जोन के अंदर आ जाओ कि कर्जा चुकाना इन लोगों का, इनको फिरौती देनी पड़ेगी। अब तो मेडिटेशन के अंदर, ध्यान के अंदर पहले आप सीखिए। आप देखें कि जो वेल्थ की जो एनर्जी होती है, जो सोमनाथ जी की शक्ति है, धन संपदा की जो शक्ति है, परमात्मा शिव के साथ अब अपना जो ध्यान है उसको लगाएं, सोमनाथ के रूप में उनका आवाहन करें। परमात्मा से जो धन है, संपदा है, जो जीवन को संपन्न बनाने की जो शक्ति है, उसका आवाहन करें। और आपको ऐसा विज़न क्रिएट करना है कि जैसे फरिश्तों की दुनिया में फरिश्तों का सहयोग लेकर के ये जो सभी आत्माएं हैं, इन तक आप धन की शक्ति पहुंचा रहे हो। ऐसा विज़न क्रिएट करो कि परमात्मा से सोने के थाल आ रहे हैं आपके पास, हीरे मोती जवाहरातों से ये थाल भरे हुए हैं, और इन सभी आत्माओं को ही आप पकड़ाते जा रहे हो। सास को दे रहे हो, पत्नी के जीजा को दे रहे हो, बहन को दे रहे हो, अपनी पत्नी के ताया जी को दे रहे हो, वहाँ भाभी के घर वालों को दे रहे हो। तो ये थाल के थाल पहुँचाते जाओ, पहुँचाते जाओ, पहुँचाते जाओ। अभी इस चीज़ से होता क्या है दोस्तों, आप विजन क्रिएट करके ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं कि उनके पास धन संपदा जा रही है। आप फिजिकली तो धन संपदा नहीं दे रहे हो, लेकिन जब ये एनर्जी आप उन तक पहुंचाएंगे तो उन आत्माओं के जीवन में अपने आप ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि उनके पास धन आने का जो मार्ग है वो खुलता जाएगा, संपदा आती जाएगी। तो फिजिकली आप नहीं दे रहे हो, लेकिन आत्मिक रूप में आत्मा ये बात जानती है कि इस आत्मा की वजह से मेरे पास ये एनर्जी आ रही है। जैसे कि आपकी सास है, उसको कुछ याद थोड़ी है कि आप लोगों ने बर्बाद किया था, बस उसके अंदर आत्मा की पुकार है कि आपको और आपकी पत्नी को अलग रखना, और ये पैसा मुझे चाहिए इसकी पत्नी से, है ना, पुकार है ना अंदर की। तो ऐसे ही जब आप ये मेडिटेशन करते हैं तो इससे वो जो अंदर की पुकार है आपकी सासू माँ की, वो चेंज हो जाएगी। जब उसका रास्ता खुलेगा, उसके और सोर्सेस क्रिएट हो जाएंगे धन के, उसके जीवन के अंदर आने के। ऐसा कुछ होगा कि उसका अपने आप मन हट जाएगा कि इससे मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मुसीबत है। आपकी पत्नी मुसीबत नज़र आने लगेगी उनको कि इनको मैं क्यों पालूं, मेरे पास तो इतना अरेंजमेंट ऑलरेडी हो गया। तो वो भगा देंगी आपकी पत्नी को, आपके बच्चे को, और अच्छा है भगा दें वहाँ से, आपके पास ही आएंगे ना। तो कहने का भाव ये है, स्थूल में फिजिकली ये चीज़ कैसे मैनिफेस्ट होगी, क्या होगी, आपको वो फिक्र नहीं करनी है। आपको ये एनर्जी उनको भेजते रहना है, उनको कर्जा चुकाते रहना है। उनको बोलो
सूक्ष्म में कि आपको इनको अपने पास कैद करने की आवश्यकता नहीं है, ये धन लेते रहो, ये एनर्जी लेते रहो। तो ये करने से धीरे धीरे थोड़े ही टाइम में आपको फील होगा कि इन रिश्तों के अंदर जो उग्रता है वो उग्रता धीरे धीरे कम होने लगी है, धीरे धीरे कम होने लगी है। दोस्तों देखिए, फिजिकली फाइट करने की अगर बात की जाए तो फाइट तो ये खुद कर ही रहे हैं। अब फाइट के अंदर ना ये कुछ कर नहीं सकते, कोर्ट के अंदर ये कुछ जीत नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध में इनकी पत्नी को ही इनके अगेंस्ट खड़ा किया गया है। तो ये जो स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है, अमूमन तौर पे हम कुछ और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर इस भाई के केस के अंदर अपना हिसाब किताब ख़त्म करना, जिन आत्माओं का कर्जा है इनके सर के ऊपर, उनका कर्जा उतारना ही इनका सॉल्यूशन है। तब ही वो आत्माएं इनको चैन से जीने देंगी। इसी लाइंस पे हमने इन भाई को गाइडेंस दिया, कुछ बहुत सारी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस समझाई, जिस प्रकार का ये अभ्यास है, ऐसे कुछ और अभ्यास भी बताए कि कैसे आप खुद को प्रोटेक्टेड रखेंगे। खुद को सुरक्षित रखना भी बहुत आवश्यक है। उन तक एनर्जी पहुंचाओगे, हो सकता है वो वार करे, हो सकता है डार्क एनर्जी आपकी तरफ भेजे, तो खुद को आप कैसे प्रोटेक्टेड रखेंगे एंड स्टिल अपना कर्जा आप कैसे चुकाएंगे, और अपने घर के अंदर भी सुख शांति कैसे आप लेकर के आएंगे। तो इन सभी लाइंस के ऊपर भाई को हमने गाइड किया। और उसी के साथ साथ दोस्तों, आने वाला जो 15 जून है, 15 जून से एक मेडिटेशन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो कि 10 से 15 दिन चलने वाला है, जिसके अंदर ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं कि किस प्रकार से दूसरी आत्माओं से अपना हिसाब किताब पूर्णतः ख़त्म किया जाता है, कैसे उनको ये सूक्ष्म वतन के अंदर बुलाया जाता है, और कैसे उनको ये धन संपदा की एनर्जी दी जाती है, और साथ के साथ अपने आप को प्रोटेक्टेड रखा जाता है। इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा होने वाली है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होने वाली है। दोस्तों, इन 10-15 दिनों के अंदर अगर आप भी ऐसी कोई समस्या अपने जीवन के अंदर फेस कर रहे हैं, हम आपको दावा से कह सकते हैं कि अगर आप इस कोर्स को अटेंड करते हैं और जो अभ्यास आपको सिखाया जाएगा, अगर वो अभ्यास आप करते हैं, तो किसी भी प्रकार का बंधन क्यों ना हो उस आपके जीवन के अंदर, उस बंधन से मुक्त होने की विधि और बंधन से बाहर आने की शक्ति आपको प्राप्त होगी। तो हमारा जो ये वीडियो है, इसका जो पिंड कमेंट है और जो इसका डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डालने वाले हैं। आपसे हमारा अनुरोध है कि अगर आप भी ऐसी किसी परिस्थिति के अंदर अपने जीवन में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस्तेमाल करके ये जो कोर्स है, इसका ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन करें। और अभी वो जो ग्रुप है थोड़ा डॉर्मेंट रहेगा, 15 जून से कोर्स स्टार्ट होना है, तो 10-11 जून को आपको दिखेगा कि उस ग्रुप के अंदर मैसेजेस आने लग जाएंगे। और फिर 15 जून से ये जो कोर्स है दोस्तों, इसको जूम एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। रात को 8 से 9 बजे डेली क्लासेस होंगी, 1 से 1.5 घंटे की ये क्लास होने वाली है। तो अगले 10 से 15 दिन तक आपको वो क्लासेस को अटेंड करना है, सीखना है कि अपनी परिस्थितियों के ऊपर कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का आध्यात्मिक समाधान का केस, जो आप सभी के सामने हमने प्रस्तुत किया। हम आशा करते हैं इस केस में जो हमने जानकारी आपके साथ साझा की, इससे आपको कुछ ना कुछ लाभ मिला होगा, कुछ ना कुछ आपने इससे सीखा ज़रूर होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।